नमस्कार दोस्तों। आज के जो पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। शिफ्ट बहुत आसान आया था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। कुछ शिफ्ट बहुत मुश्किल आ रहे हैं, कुछ शिफ्ट बहुत आसान आ रहे हैं, तो ये लेवल नहीं होना चाहिए। आज के ऑलमोस्ट पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग यहाँ पर 70 से 80 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो गए हैं। ठीक है, एज इट इज़। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, मज़ा आया होगा पेपर देने में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जिसको देखेंगे, बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गुरुदक्षिणा के ग्रुप में अगर आपको अच्छा लगता है चैनल पर और अच्छे कंटेंट मिलते हैं तो। चलिए, कुकू करती हूँ, मेरा नाम क्या है। यहाँ पर ये प्रश्न बना था तो ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है यार। मैंने की आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, बहुत कम आपको देखने को मिलता है कि मैंने की आवाज़ को वजह से इस चीज़ को जाना जाता है। लेकिन सवाल सीटेट में बनता है कि मैना किस लिए जाना जाता है, तो झटके से अपने गर्दन को घुमाने के लिए जाना जाता है। जैसे कि मैना खड़ी होगी, बैठी होगी डाल पर, झटके से पीछे सर करेगी, फिर झटके से करेगी, आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से करती है। ठीक है, अगर आप वैसे तेज़ी से करेंगे तो हो सकता है आपकी गर्दन में मोच आ जाए। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन मुर्गा होगा तो कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, तो देखिए वहाँ पर कुकड़ू कू होता है, कू नहीं होता है। ठीक है ना, तो मुर्गा तो होगा नहीं और मुर्गे से सवाल ज़्यादा बनता नहीं है। ठीक है ना, कोयल की बात करें तो कू कू कू। ठीक है, तो ये होता है कोयल की आवाज़, तो राइट आंसर यही होगा। अब कोयल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई है कि कौवे के जो कौवा का जो घोंसला होता है उसके अंदर अपने अंडे रख देता है। निगरानी कौन करता है, कौवा करता है। कौवे की जो डाल होती है ना, सबसे ऊंची होती है। ठीक है, सबसे ऊंची डाल पर वो अपना घोंसला बनाता है। तो कुछ चीज़ें हैं उसको जान लीजिए। जैसे दर्जी पक्षी जो होती है वो अपने चोंच से पत्तों को सिल करके एक बढ़िया घोंसला बना देती है, सिल करके बनाती है। फिर बारबेत पक्षी जो होता है वो आपका पेड़ के तने में बनाता है। शक्कर खोरा होता है, याद रखिएगा, शक्कर खोरा जो है जैसे झाड़ियों पर पेड़ के निचले तने पर बनाता है। तो शक्कर खोरा की अगर बात करें तो पेड़ के निचले हिस्से पे, जिसको सनबर्ड बोला जाता है, बारबेट को सनबर्ड भी बोला जाता है, ये सबसे नीचे, जैसे नीचे की डालियों पर अपना घोंसला बनाता है, लटकता घोंसला बनाता है, या फिर आप देखोगे छोटी छोटी झाड़ियों पर अपना घोंसला बना लेता है। और कौवा कहाँ बनाता है, सबसे ऊपर। बारबेट पेड़ के तनों में बनाता है। किलचिड़ी जो है एक पक्षी है जो कि पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, पहाड़ों में पत्थरों के बीच में। फिर एक बच जाता है आपका बया पक्षी, जो कि मादा पक्षी जो होते हैं वो आपकी घोंसला बनाते हैं। नर पक्षी जो है घोंसला बनाते हैं। ठीक है, बीबर पक्षी उसको बोला जाता है। ये जो नर पक्षी होते हैं वो घोंसला बनाते हैं और स्वयंवर कराया जाता है। और लड़कियां बोल रहा हूँ, मादा वीवर होती हैं, मादा वीवर आकर के घोंसलों को पसंद करती हैं और उसके बाद जो पसंद आता है उसमें अपना अंडा देती हैं, उनके साथ रहती हैं। तो इस तरीके से वीवर पक्षी से भी सवाल बनते हैं। सवाल बस इतना ही था। एक सवाल बना है उल्लू से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो कुल मिला जुला के पक्षियों से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट मैंने बता दी, इससे बाहर नहीं बनता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। चलिए, इस तरीके का भी सवाल है। देखिए क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से घुमा करके हैं लेकिन बढ़िया प्रश्न है। पलटावी गुण, पलटावी बौद्धिक संक्रिया को बच्चा। तो आज कुछ ऐसा सवाल बना था जैसे कि पानी के जो बोतल है, ग्लास है, ग्लास में पानी को डाला गया, फिर उसके बाद एक चौड़े ग्लास में पानी को डाला गया, इस तरीके से सवाल था। उसी क्वेश्चन को हम लोग पूरा एक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ से बचेगा नहीं कुछ भी आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए पियाजे साहब किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 4 चरण बताया था। पहला चरण है ये जो 0 से लेकर के 2 वर्ष। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 वर्ष। तीसरा जो होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक, जिसको अनौपचारिक भी कहा जाता है, बट आप लोग याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट, इसको याद रखिएगा, 7 से लेकर के 11। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इन दोनों से तो भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। औपचारिक की बात करें तो यहाँ पर 11 से, जिसको अमूर्त भी बोला जाता है, 11 से लेकर के 15 साल तक की अवस्था है। ठीक है, पलटावी गुण मतलब आप इस चीज़ को समझिए जैसे किसी चीज़ को पलटने की बात की जा रही है। कहने का मतलब है कि आपने 1 से लेकर के 10 तो सीख लिया, लेकिन बच्चों से बोला जाए 10 से लेकर के 1 के बारे में बात करो तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सीखा ही नहीं ना, क्योंकि ये गुण ही डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि जब बच्चे का दिमाग डेवलप होगा तभी तो गुण डेवलप होगा ना। जैसे आपसे बोला गया ए से लेकर के जेड तक बोलो, फिर जेड से लेकर के ए तक बोलो, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे यार कि जेड से लेकर के ए तक वो स्पीड नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है चीज़ें। लेकिन क्या होता है ना, जैसे बच्चों को स्कूल भेज दिया गया तो बच्चा स्कूल तो चला जाएगा, लेकिन बोला जाएगा स्कूल से वापस आ जाओ तो बच्चा नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसने रास्ता जाने का देखा है, आने का नहीं देखा है। सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा, ऐसे कैसे हो गया, ये तो कोई भी जा सकता है। लेकिन यार उम्र तो देखो, 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था है, बच्चा कैसे सीख पाएगा, इतना मैच्योर हो थोड़ी पाता है, उसको तो सड़क पर जाने भी नहीं दिया जाता। तो याद रखना ये वाली स्टेज में होता नहीं है पलटावे गुण। और सवाल किससे बना था? इसी स्टेज से बना था कि किसमें नहीं होता। हमने यहाँ पर सवाल क्या डाला है, किसमें होता है। तो याद रखिएगा मूर्त
संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी गुण आ जाता है। बच्चा जब 7 से 11 साल का होता है तो उसको संरक्षण कम ज़्यादा में फ़र्क दिखने लगता है। 2 गिलास रखो बराबर की, दोनों में पानी रख दो और फिर एक क्या करो, एक छोटा सा पतीला रख दो, ठीक है। अब छोटे से पतीले में इस गिलास को डालोगे, फिर बोलोगे ना कि इसमें पानी ज़्यादा है कि इसमें पानी ज़्यादा है, जबकि दोनों में 1-1 लीटर था। ये 1 लीटर का पानी इसमें डाल दिया, तब उसको लगेगा पानी यहाँ तक भरा हुआ था इन दोनों में और इसमें पानी यहाँ तक ही आ रहा है, तो पानी तो इसमें ज़्यादा है। ये कौन सी अवस्था है जिसमें पानी आपको इसमें ज़्यादा लगेगा? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें पानी आपको यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, वो बोलने लगता है कि पानी इसमें ज़्यादा नहीं है, वही यही पानी तो हमने डाल दिया, बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। अब मैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गया हूँ, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, दोनों में पानी बराबर है, ठीक है। तो पलटावी गुण, कम ज़्यादा में फ़र्क, ये सारी चीज़ें जो है ना, संरक्षण की बात की जाती है, संरक्षण का जो है होता है नियम, ये यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक में डेवलप हो जाता है। तो सवाल जब भी अगर आपसे पूछेगा किस में डेवलप नहीं होता है, तो इसमें डेवलप नहीं होता है, और डेवलप कहाँ हो जाता है, इसमें हो जाता है। तो ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसको अप्रोच कह सकते हैं क्वेश्चंस को डील करने का, क्योंकि ये सीखने की अवस्था होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष। तो यहाँ पर बच्चा अभी सीख रहा होता है, तो बहुत सारे गुण डेवलप नहीं होते हैं। जब भी आपसे पूछेगा पलटावी गुण कहाँ डेवलप नहीं हो पाता है, प्रतिवर्तन कहाँ पर डेवलप नहीं होता है, संरक्षण की कम ज़्यादा की कमी किस स्टेज में होती है, तो यही वाली स्टेज है। और कहाँ पर सारी चीज़ें करने लगता है, वो मूर्त संक्रियात्मक वाली स्टेज होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे बाहर कुछ पूछता नहीं है, यही पूछता है, और इन्हीं दोनों को, क्योंकि इसमें कल्पनाशीलता के बारे में बात करेगा, तार्किकता के बारे में बात करेगा। सभी बच्चों को पता है कि आखिरी जो लेवल होता है, बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं। तो जहां पर नहीं कर पाता है पूर्व संक्रियात्मक, जहां पर कर पाता है मूर्त संक्रियात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जहां पर संक्रिया को कर पाता है बच्चा, अवस्था में समझता है, वो होगा मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है? अभी 2 क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन में आपको 20-25 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल गए हैं, ठीक है। अभी और क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। अगला प्रश्न है कि आंखों की पुतली नहीं घूमती, कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी आंखों की पुतलियां नहीं घूमती हैं? मैंने आपको पक्षी वाला जो वीडियो है उसमें बताया था, और 2 प्रश्न आज पक्षी से रिलेटेड आए हैं, और दोनों चीज़ें मैंने कराई है। लेकिन मैं इसमें हल्ला नहीं करने वाला हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वही आया। देखो, पढ़ाया सभी टीचर वही चीज़ें पढ़ाते हैं यार, क्योंकि पूछा ही वही जाता है। अब समझ ये आता है कि आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, किसकी चीज़ें आपके दिमाग में भेजे में घुसती है, ठीक है। तो पढ़ाते सभी लोग हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं पढ़ाता है, बस यही है कि आपको किसकी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो इसमें हल्ला करने लगते हैं कुछ लोग कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, देखिए यहीं से पढ़िए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिसको जहाँ समझ में आता है वहीं से पढ़ेगा यार, ठीक है। तो ये देखिए, किसकी आंखों की पुतली नहीं घूमती है, तो याद रखिएगा, उल्लू की आंखों की पुतली नहीं घूमती है। उल्लू की आंखें बिल्कुल इंसानों के जैसी होती है, अब उनकी पुतलियाँ लेकिन नहीं घूमती। जैसे इंसान खड़े खड़े इधर तिरछा भी देख सकता है, इधर उधर नज़र मार सकता है, इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, लेकिन उल्लू ऐसा नहीं कर सकता। उल्लू को क्या करना पड़ेगा, गर्दन पूरी घुमानी पड़ेगी। तो 360 डिग्री में गर्दन को घुमा देता है, ये भी सवाल बनते हैं, ठीक है। और क्यों घुमाना पड़ता है, क्योंकि आंखों की पुतली, जैसे आपकी आंखों को एकदम बांध दिया जाए, आपकी आंखों की पुतलियों को नहीं घुमाने दिया जाए, तो आप तिरछा नहीं देख पाएंगे, आप डिग्री का एंगल नहीं बना पाएंगे, आप 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री एंगल नहीं बना पाएंगे। लेकिन आंखों को देख पाते हैं ना, तो आप 90 डिग्री कम से कम बना लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप सामने देखिए और 90 डिग्री घुमाइए, आप देखोगे कि आपके कंधे के साथ में लगा हुआ सारी दृश्य आप देख पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आंखों की पुतली नहीं होगी, घूमेगी, तो फिर आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, उल्लू की आंखों की पुतलियाँ जो है नहीं घूमती है, जिसकी वजह से उसको 360 डिग्री अपने गर्दन को घुमाने की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से वो घुमाता है। तो ये यहाँ पर सवाल बनता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है। क्वेश्चंस मैं डिज़ाइन करके लाता हूँ, इसलिए लाता हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा हो, और इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो मैंने बोला जो ट्रेडिशनल, उस चीज़ को कर लीजिए। ईवीएस के क्वेश्चन में परेशान रहेंगे तो परेशान ही रहेंगे। देखिए, आज आसान आ गया तो बच्चे खुश थे, आसान नहीं आता कहते मुश्किल आ रहा है। मुश्किल कुछ नहीं होता, पेडागोजी आप पढ़ के जाइए, पेडागोजी से ही आपका सीटेट निकलने वाला हो, उसी में मज़ा है। कोहलबर्ग से भी सवाल बने हैं यहाँ पर, देखिएगा। तो कोहलबर्ग से जो सवाल बना है वो बताएंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो संज्ञानात्मक के लिए जाने जाते हैं, नैतिकता के लिए, शारीरिक के लिए, कि गामा के लिए। तो बच्चे को ये बात पता है कि जो नैतिकता है वो लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड है। इन्होंने 3 लेवल बताए थी, और हर लेवल में 2 अवस्थाएं बताई हैं। तो एक लेवल ये है, पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल, और हर लेवल में 2-2 अवस्थाएं हैं। जैसे पहला है, दूसरा है, फिर इसमें देखोगे तो इसमें तीसरा हो जाएगा, इसको मिला करके चौथा हो जाएगा, फिर इसमें 5वां हो जाएगा, और इसमें 6वां हो जाएगा। और आपको पता, मैं बिना एक्सप्लेन करे आगे बढ़ूंगा नहीं, तो कुछ चीज़ें सीख लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेवल 3 तो बताए इन्होंने। पहला लेवल क्या था, पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत, तीसरा उत्तर परंपरागत। इसकी जो उम्र होती है वो 4 से लेकर के 10 साल तक होती है, ठीक है। इसकी जो उम्र होती है वो 10 से लेकर के 14 साल होती है, 14 से लेकर के 18 ये होती है उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत, परंपरागत और पूर्व परंपरागत, ठीक है।
अब 3 लेवल है और इसकी अवस्थाओं की अगर हम बात कर लेते हैं, बड़ा आसान है अवस्थाएँ। पहली जो अवस्था है जिसमें आपको आज्ञाकारिता की बात की जाती है, दंड और पुरस्कार की बात की जाती है। एक बच्चे डर की वजह से, जैसे आपने पेंसिल चुराई, फिर मन में आया कि यार सर ने देख लिया, या फिर सर ने इसने कंप्लेंट कर दी, सर मेरा पेंसिल गायब है, फिर सर ने बोला सबके बैग चेक करो, तो फिर पिटने का डर है, मुर्गा बनने का डर है, तो मुर्गा तो बनना नहीं चाहते, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आज्ञाकारिता की बात हो जाएगी। दूसरा होता है टिट फॉर टैट, तूने टीचर से मुझे मरवाया ना, मैं भी तुझे मरवाऊंगा टीचर से, तू देख लेना, ठीक है। तो 2 अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि 4 से 10 साल का बच्चा यही तो बच्चेकानी हरकत करेगा ना। एक तो आज्ञा की बात करेगा और दूसरा टिट फॉर टैट, तूने मुझे मरवाया, मैं भी तुझे मरवाऊंगा सर से, तू देखना, तूने मेरी कंप्लेंट की, मैं भी तेरी कंप्लेंट करूंगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेज आपको समझ में आ गया, जिसकी 2 अवस्थाएं हैं। दूसरे लेवल में 2 अवस्थाएं हैं, ठीक है, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या होता है, गुड बॉय गुड गर्ल, यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। तो पहली अवस्था, तीसरी और छठवीं अवस्था से सवाल बनता है। गुड बॉय गुड गर्ल वाला इंप्रेस करने वाली अवस्था होती है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, नाम मिलेगा, ठीक है, तो इंप्रेस करने वाली। चौथी अवस्था जो होती है वो सोशल होती है, समाज के नियमों को माना जाने वाला है, ठीक है। और पांचवी अवस्था भी सोशल ही है, लेकिन यहाँ पर जो पांचवी अवस्था सोशल है ना, इस सोशल अवस्था में तोड़ने का अधिकार होता है। कहने का मतलब है चौथी अवस्था में सोशल है, बात माना जाएगा, क्यों, क्योंकि गुड बॉय गुड गर्ल बनना है। 4 से 10 से 14 साल की जो अवस्था होती है, क्योंकि माता पिता की बात मानोगे तो भाई नाम मिलेगा, नाम मिलेगा, गिफ्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर नियमों को नहीं तोड़ा जाता। पापा ने बोला बेटा 2 घंटा पढ़ लो, तो बच्चे ने कहा ठीक है पापा मैं 2 घंटा पढ़ लूंगा। लेकिन जैसे ही सोशल, जैसे कि 5वें स्टेज में आता है, ठीक है, लेवल 3 के 5वें स्टेज में अगर आ जाता है, तो यहाँ पर बच्चा कहता है बात तो मानूंगा, लेकिन मान के चलो अब उम्र 14 से 18 हो गई है, अब पकौड़ी खाने जाना ही है ठेले पर, ठीक है ना, तो मौज मस्ती करना है। तो पापा ने बोला 2 घंटे पढ़ो, तो ठीक है मैं पढ़ूंगा, लेकिन देखा कि पापा गायब हो गए, तो ये भी गायब हो जाता है दोस्तों के साथ। तो कहीं ना कहीं ये नैतिकता के नियमों को तोड़ भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर नैतिकता के नियमों को चौथी अवस्था में नहीं तोड़ा जाता, लेकिन 5वें अवस्था में नैतिकता के नियमों को तोड़ भी दिया जाता है जब जरूरत पड़ जाए, ठीक है। छठवां जो होता है वो सार्वभौमिक नैतिकता की बात की जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं नैतिकता जो होती है वो नियम कानून समाज के दायरे से बहुत ऊपर होता है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है नैतिकता को तोड़ दिया जाता है, नैतिकता को नहीं माना जाता है और अपने नियम लागू कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपके परिवार पर कोई आँच आ जाती है, तो आप समाज को नहीं देख सकते, नैतिकता नहीं दे सकते, आप क्या देखोगे कि सिर्फ परिवार बचाई जा सके, ठीक है, परिवार को बचाया जा सके। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ से भी सवाल बनता है, ये छठवीं अवस्था है। तो पहली अवस्था से आज्ञाकारिता से सवाल बनते हैं, मैं अभी क्वेश्चन से दिखाऊंगा। गुड बॉय गुड गर्ल की कंडीशन होती है और एक छठवीं अवस्था होती है जो कि सार्वभौमिक नैतिकता की बात की जाती है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरी कोशिश करेंगे यार, समझ में आ जानी चाहिए। एक प्रश्न ये आया था कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, जो उचित क्रम में है उसको बताना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। और बाकी इसकी पीडीएफ जो है सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ पर जाकर के टेलीग्राम से जुड़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, उसको पढ़िए, आपका आराम से एग्जाम निकलने वाला है। और कुछ वीडियोज़ हैं, मैराथन वगैरह देख लीजिएगा, इससे आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके के सीरियल वाइज क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, पहले तो मिट्टी की गुड़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे गुड़ाई करोगे, फिर उसके बाद बीज बोओगे, फिर बीज बोने के बाद क्या करोगे कि खरपतवार आ जाते हैं। आपको पता है खरपतवार क्यों आते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो खरपतवार जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, फसल को ख़राब करेंगे, ठीक है। अब जब फसल को ख़राब करेंगे तो आपको बचाना कैसे, खरपतवार को हटाना है। जैसे आपको पता ही होगा कि खुरपी लेकर के खेतों के अंदर घुस जाते हैं और खरपतवार को निकाला जाता है, ठीक है, और उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे जब खरपतवार से हटा दोगे तो फिर जब प्याज तैयार हो जाएगा उसको उखाड़ दोगे और उसकी सूखी पत्तियों को हटा दोगे। तो जहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर क्या ऑप्शन होने वाला है, पहला हो जा रहा है, दूसरा हो जा रहा है, तीसरा हो जा रहा है, चौथा हो जा रहा है, पाँचवा हो जा रहा है। तो बी सी ए ये तो गलत हो गया। फिर उखाड़ोगे तभी तो सूखी पत्तियों को हटाओगे। तो आपको पता है प्याज में जो आपको देखने को मिलता है कि उसकी पत्तियां भी होती हैं, हरी प्याज में आपने देखा होगा, ये वाले प्याज, इसकी सब्जी भी खाई होगी, आलू दम बनाते हैं जिसको, ठीक है। तो ई जो हो गया यहाँ पर आ जाएगा, फिर उखाड़ना, फिर पत्तियों को हटाना, डी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न बनते ही हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो आएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस के कुछ क्वेश्चन, ये ईवीएस के क्वेश्चन हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको परीक्षा में पूछ ही दें, लेकिन 15 नंबर की पेडागोजी जो है ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो 75 नंबर की तैयारी कर लो, आपका काम आसान है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए निम्न में से कौन सा आपका परजीवी पौधा है। तो परजीवी पौधा कौन सा होता है, अमरवेल। अब देखिए ये परजीवी पौधा क्या होता है, ये दूसरे पौधों के ऊपर जाता है और उन पौधों से न्यूट्रिशन लेता है। परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित होना, परजीवी मतलब कि दूसरे के ऊपर आश्रित होना, एक स्वजीवी परपोषी होता है ये, ठीक है। तो परजीवी पौधा है मतलब कि परपोषी होता है, मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। एक होता है स्वपोषी, जैसे आप क्या है,
आप स्वपोषी हैं, मतलब कि अगर आप कमा रहे हो तो स्वपोषी हो, अगर आप कमाते नहीं हो तो पापा से पैसे मांगोगे, तो जब पापा से पैसे मांगोगे तो अब क्या हो, परपोषी हो ना, और जब खुद कमाने लगोगे तो स्वपोषी हो जाओगे, ठीक है। तो ये पौधे के पास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, तो क्या करता है, दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ जाता है, और वो जो न्यूट्रिशन बनाता है सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, उसको ये निचोड़ लेता है, धीरे धीरे पेड़ को खराब कर देता है, सुखा देता है। मैंने वही चीज़ बोला, खरपतवार जैसे करते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरबेल पौधा है जो परजीवी पौधा है, और ये प्रकाश संश्लेषण में क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे पौधे के ऊपर जा करके उनको क्षति पहुंचाते हैं, और दूसरे पौधे के ऊपर जो जाते हैं वो होते हैं स्वपोषी, मतलब खुद अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, बहुत आएगा दोस्त, परेशान मत हो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस ही आपका एग्जामिनेशन निकालता है, नॉलेज कभी भी आपका एग्जामिनेशन नहीं निकालता, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, खेजड़ी वृक्ष से भी रिलेटेड यहाँ पर सवाल बने हैं। गांव का नाम है, वहाँ पर खेजड़ी वृक्ष पेड़ों को उगाया जाता है। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। कौन सा गांव है, तो ये देखिए गांव जो है राजस्थान के अंदर है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं, घर मकान मिट्टी के बनाए जाते हैं, मिट्टियों से घर को पेंट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मी है, और मिट्टी के बर्तन में आप देखते हो पानी रखा जाता है सुराही में, क्यों? पानी ठंडा रहे। तो वैसे मिट्टी घर होंगे तो घर के अंदर का माहौल क्या होगा, ठंडा रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और खेजड़ी वृक्ष के पेड़ में जो होते हैं उसमें कीड़े नहीं लगते, लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते, उनकी छाल से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। छायादार वृक्ष भी बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है रेगिस्तान में है तो छायादार वृक्ष नहीं है, इसके नीचे आप बैठ करके ताश वाश बच्चे खेल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर पेड़ के नीचे आपको वही एक काम, आपको भी पता है कि वही लोग खेलते हैं, उसके अलावा कोई काम है ही नहीं पेड़ के नीचे, तो छायादार वृक्ष है, वहीं बैठते हैं लोग, ठीक है। सत्तू वत्तू खाते हैं गर्मी के मौसम में, ठीक है। देखिए, एक बच्चा बता रहा था कि सर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न पूछे गए थे, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और बच्चों की जो कन्फ्यूजन होती है ना, उस चीज़ को याद रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, अमूर्त सोच की क्षमता का विकास होता है। क्या अमूर्त सोच की क्षमता, अमूर्त वाली चिंतन 11 से 15 वाली जो अवस्था होती है, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। दूसरों का लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित, ठीक है। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, दूसरे का नजरिया इतनी छोटी उम्र में 2 से लेकर के 7 वर्ष में दूसरे का नजरिया कैसे ले सकता है कोई, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ तो क्या वो 2 से 7 साल का बच्चा कर सकता है क्या? मैंने कहा कि मैं तो अब सीटेट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बच्चों को, मैं तो अब करवाऊंगा, तो क्या बच्चा भी करवाने लगेगा क्या किसी चीज़ का प्रिपरेशन? वो कहेगा कि नहीं, मैं तो अब भाई ऐसा करूँगा कि अब मैं 5 साल का हो गया हूँ, तो अब मैं छोटे 2-3 साल के बच्चों को ABCD सिखाऊंगा, पॉसिबल है? वो नज़रिया ले पाएगा क्या? नहीं, वो तो खेल खेल में सीखेगा, तो वो सारी चीज़ें वो नहीं ले सकता। तो बच्चे नज़रिया नहीं ले पाते हैं। जैसे कि हम बाल झाड़ते हैं, तो क्या वो बाल झाड़ेगा? नहीं झाड़ेगा। हाँ, देख करके नकल जरूर करेगा, लेकिन वो नज़रिया नहीं ले सकता, उस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप कॉपी कर देते हो तो कॉपी करेगा, लेकिन वो कॉपी एक हिसाब से देखा जाए ना तो सिस्टमेटिक वे में नहीं करने वाला है वो, ठीक है। रेगुलर लाइफ टाइम नहीं करने वाला है, या फिर लंबे समय तक नहीं करने वाला। परिकल्पना की बात करें तो वो भी नहीं करता है। तो 2 से 7 साल तक का बच्चा कर क्या सकता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर सकता है, सिंपल सी बात है। छोटा सा उसको एक लक्ष्य दे दिया जाएगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कोशिशें करने लगता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर 0 से 2 वर्ष का होगा या 2 से लेकर के 7 वर्ष का होगा? तो देखो 0 से लेकर के 2 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, वो लक्ष्य को निर्देशित नहीं है, उसके अंदर उत्सुकता होती है, वो चीज़ों को सीखना चाहता है, इसलिए 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का बच्चा लक्ष्य निर्देशित नहीं, उसको लक्ष्यों के बारे में पता ही नहीं लक्ष्य क्या होता है, तो लक्ष्य निर्देशित कैसे करेगा? तो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उनको एक लक्ष्य दे दिया जाता है कि बेटा 10 तक पहाड़ा याद कर लो, तो बच्चा बैठ जाता है पहाड़ा याद करने के लिए, टेबल से याद करने के लिए। तो याद रखिएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो होता है पूर्व संक्रियात्मक, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों, यहाँ पर RT से भी सवाल बने थे। RT 2009 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सभी स्कूलों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है, ठीक है। सत्य नहीं है पूछा है। कुछ चीज़ें और आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, RT के कुछ टैग वर्ड्स हैं, इसको याद रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये हुआ था। तो क्या बात की गई थी कि 6 से 14, ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, लेकिन लोग मानते नहीं थे, जिसकी वजह से क्या करना पड़ा, यहाँ पर एक एक्ट बनाना पड़ा। तो RT एक्ट बनाया गया। ये देखिए, RT एक्ट जो है अगस्त 2009 में पारित तो हो गया, लेकिन लागू करते करते कहाँ पर पहुँच गया? 1 अप्रैल 2010। तो याद रखिएगा, 2009 नाम तो है, पारित तो हो गया, लेकिन लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। तो कहने वाली बात नहीं होती, एक दिन रखा गया, ठीक है, शादी का दिन रखा गया, सब कुछ हो गया,
पंडित ने दिन भी देख लिया, लेकिन शादी उस दिन नहीं होगी जिस दिन दिन रखा गया। शादी कब होगी? एक निश्चित डेट पे। तो शादी का दिन तो रखा गया कि अगस्त 2009 में, लेकिन शादी कब हुई? 1 अप्रैल 2010 को। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। 135 देश उससे पहले यहाँ पर शादी कर चुके थे। कहने का मतलब है कि उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य, मूलभूत, एक मौलिक अधिकार बनाया। ठीक है। 21A में यहाँ पर अनिवार्य इस चीज़ के बारे में बात की गई है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देना है। और अनिवार्य इसलिए क्योंकि माँ बाप मना नहीं कर सकते। अब माँ बाप ये भी नहीं बोल सकते कि बच्चे को मेरे मारते हैं, बच्चे को मेरे दंडित करते हैं, मेंटली हैरेस करते हैं, बच्चा जो है मेरा खाने पीने की वजह से कमज़ोर हो गया। तो सारी चीज़ें तो सरकार दे ही रही है, तो लोग कर ही नहीं सकते इन सभी चीज़ों को। ठीक है। 800 घंटे का शिक्षण होना चाहिए, 500 भाषा को, 300 गणित को लेकर के, 30:1 का रेशियो होना चाहिए। एएसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, सतत मूल्यांकन 2002 में पारित हुआ था, पात्रता परीक्षा, ठीक है, प्रोत्साहन, कंपटीशन, समावेशी मदद, निःशुल्क, ये सब चीज़ें टैग वर्ड्स हैं। इसकी वीडियो बना दी है, जाकर के देखना है तो आप देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। बाकी समझ समझ की बात है, हर टीचर को समझ हर बच्चे को नहीं आता, ये भी बात फैक्ट है दोस्त। ठीक है। तो आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो मेरे से पढ़ सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। 36 टीचर से पढ़ने से आपको कोई भला नहीं होने वाला है, ये बात आप भी जानते हैं। और आप भी जब बन जाएंगे तो आप भी इस चीज़ को सिखाने वाले हैं बच्चों को। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, अनिवार्य बहुत इंपॉर्टेंट, अनिवार्य मतलब बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है। जैसे स्टार देखते हो, फॉर्म वगैरह भरते हो, स्टार होता है मतलब कि वो भरना ही भरना है। ठीक है। शिक्षण सीखने के लिए 200 घंटे स्कूल कार्य होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 200 घंटे कार्य दिवस होने चाहिए। 300 घंटे जो है वो भाषा के लिए नहीं, 500 घंटे भाषा के लिए हैं और 300 घंटे किसके लिए है? गणित के लिए। ठीक है। और आपको पता है FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, इसी में इसके बारे में क्या बात की जाती है कि बच्चों को कम से कम भाषा की ज्ञान हो जाए और नंबर्स की ज्ञान हो जाए। अब FLN में क्या है, होता है, निपुण भारत भी आया हुआ है। तो FLN में निपुण भारत है, निपुण भारत से भी सवाल बनते हैं। निपुण भारत में क्या देखने को मिलता है आपको कि लगभग कक्षा 3 तक बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा देनी है। क्या सिखा देनी है? कक्षा 3 तक ये सिखा देना है कि बच्चा अपना नाम तो लिखना सीख ले, एटलीस्ट जोड़ घटाना गुणा भाग तो सीख ले, 10 तक पहाड़ा तो सीख ले, 10 तक गिनती सीख ले। नहीं तो कैलकुलेट कैसे करेगा? मान के चलो उसको मोदी जी ने 50,000 रुपये दे दिए उसके जनधन अकाउंट में, वो तो काउंट ही नहीं कर पाएगा कि दुकानदार को कितना देना है। तो ये सारी चीज़ें तो पता होना चाहिए ना बच्चों को। ठीक है। अब छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है 30:1 होता है प्राथमिक कक्षा में, और उच्च प्राइमरी में कितना होता है? 35:1 होता है। ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 40:1 का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो असत्य पूछा है तो असत्य हम लोगों का आंसर नंबर C हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ना है, पढ़ाया भी जा चुका है बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ाई गई हैं, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए आप लोग। टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक तो मैं नहीं देता खैर, लेकिन PDF है, PDF से भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हाथी से ये वाला सवाल नहीं आया था, लेकिन हाथी से सवाल आया था, उस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। वजन के बारे में पूछा गया था, कितने पत्ते खाता, उसको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें हैं हाथी से रिलेटेड, उसको जानना जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो हाथी से रिलेटेड पूछा जाता है क्यों? क्योंकि हमारा विरासत पशु है, इस चीज़ को याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? टाइगर है। टाइगर अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, मतलब अच्छे से देख सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। और विरासत पशु क्या है? हाथी है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। जो आपका झुंड का मुखिया कौन होता है? आपको सबसे उम्रदराज मादा हथिनी होती है। ठीक है। याद रखिएगा, सबसे उम्रदराज मादा हथिनी, कहीं है मादा हथिनी? सबसे उम्रदराज मादा हाथी, मादा हाथी होगा नहीं, मादा हथिनी होती है, याद रखिएगा आंसर नंबर। ठीक है, फर्स्ट। अब देखिए दिक्कत पता है क्या है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला रटना, रटना निगेटिव है, लेकिन रटने को हतोत्साहित करना ये पॉजिटिव है। तो इस कुछ इस तरीके के पेडागोजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया जाता है। और सीटेट को पता है, बच्चे तो यहाँ पर नस पकड़ चुके हैं, टैग वर्ड के थ्रू चीज़ों को बता देते हैं। लेकिन अब क्या करना है, जब बच्चे टैग वर्ड के थ्रू चीज़ों को हल कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन को घुमा दिया, टैग वर्ड को ही उल्टा कर दे रहा है। ठीक है। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मादा हाथी नहीं होता, लेकिन सबसे उम्रदराज, और आपने पढ़ा भी होगा सबसे उम्रदराज, सबसे उम्रदराज, अब यहाँ पर लगा दिया हाथी, तो ये तो गलत हो गया ना। तो मादा हाथी जो मादा हथनी जो होगा वो राइट आंसर। अब सवाल ये बनता है कि एक 3 महीने का हाथी का बच्चा जो है 200 किलो पत्ते खाता है क्या? तो ये गलत है, 200 किलो पत्ते नहीं खाता, उसका वजन 200 किलोग्राम हो जाता है, तो याद रखिएगा। और पत्ते कितना खा जाता है? 100 किलोग्राम पत्ते खा जाता है, 1 क्विंटल पत्ता खा जाता है। तो सवाल यही बनता है और यही वाले ऑप्शन होते हैं भाई कि जो हाथी जो होता है वो क्या आलसी जानवर होता है? तो बिल्कुल आलसी जानवर नहीं होता है, वो बहुत मेहनती होता है। ठीक है। इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी वो मेहनत करता है, चलता रहता है और 2 से 4 घंटे ही बस सोता है। तो सवाल ये बनता है कि बहुत आलसी होता है, गलत। 2 से 4 घंटे ही सोता है, सही बात है। एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही बात है।
एक हाथी का बच्चा जो है या हाथी एक दिन में कितने पत्ते खाता है, तो 100 किलो पत्ते खाता है, ये भी सही बात है। तो ये सवाल बनते हैं, ठीक है। तो 100 किलो पत्ते खाता है, 200 किलो वजन होता है, 2 से 4 घंटे सोता है, आलसी जानवर नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। विरासत पशु होता है। दूसरी चीज़ ये है कि काले कलर होने की वजह से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इसको गर्मी लगती है और इसलिए कीचड़ में और पानी में रहना पसंद करता है ताकि इसको ठंडक मिले। कान बड़े बड़े होते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ता है, जब भी इसको गर्मी लगती है, तो इसी वजह से ये क्या कर लेता है, उन कान से पंखा कर लेता है। आप देखेंगे कि क्यों हाथी को इतना बड़ा कान दिया गया, क्योंकि ये नेचुरल है। भगवान ने नेचुरल हर तरीके से देखोगे, नेचर में हर चीज़ सबके पास सारी चीज़ें नहीं है, जिसको जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ उसके पास है। जैसे कि मान के चलो चिड़िया को अगर हाथ दे दिया जाता तो क्या कर पाता, वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसको चोंच दिया गया, ठीक है। चोंच से वो कीड़े मकोड़ों को, फल फ्रूट को, पौधों को जैसे मर्जी खाती है। तो सबके लिए अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग विशेषताएं हैं, जिसकी जो विशेषता है उसका वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलिए ईवीएस में देख लेते हैं थोड़ा सा और। ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? चर्चा करना, स्मरण, स्मरण गलत हो गया। कथन, कथन देना, ये भी गलत हो गया। कथन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसमें ईवीएस का कुछ थोड़ा सा सीखने को कुछ मिला है, याद वाली ही बात हो गई। सूची बना दोगे तो सूची मैथ में बनाई जाती है, ईवीएस में नहीं बनाई जाती है। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर। चर्चा करना, अन्वेषण, अवलोकन, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए भाषा अर्जन से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको पहले भी बोला है कि वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और पियाजे, इन तीनों से कम 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। गार्डेनर से एक प्रश्न आता है, भाषा अर्जन से 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो कुल मिला जुला कर अगर पेडागोजी की बात करें तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो 40 से 50 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। उन टॉपिक को कर लो, कुछ टॉपिक आपको हो जाएंगे, कुछ टॉपिक आप तुक्का मारोगे तो क्या परीक्षा पास नहीं कर पाओगे? बिल्कुल पास कर पाओगे, लेकिन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ को डीप में पढ़ने से अच्छा सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि कंसिस्टेंसी से बार बार पढ़ने से वो चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाषा अर्जन के बारे में यही कहते हैं कौन? नॉन चॉम्स्की, कि भाषा जो होती है वो किसी व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करती है। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में सीख लेना। अनौपचारिक मतलब कि घर परिवार के अवस्थाएं होती हैं, जैसे को अनौपचारिक कहते हैं, जो कि कोई उपचार नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। अनौपचारिक मतलब ऐसे ही अनजाने में ही, मान के चलो कि घर द्वार में, घर पे जब पढ़ते हो तो कभी पढ़ना कभी लेटना, लेकिन लाइब्रेरी में जाओगे तो एकदम औपचारिक तरीके से टेबल पर बैठना है, सिस्टम से पढ़ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना है, उसको औपचारिक बोलते हैं। लेकिन घर में लेटे हो और ऐसे ही बैठे हो सोफे पे, फिर मम्मी ने बुलाया, पापा ने बुलाया, तो मोबाइल वहीं रख दिया, फिर चले गए, फिर आए, फिर पढ़े, फिर 10 मिनट के बाद चले गए, तो ये होता है अनौपचारिक। तो ऐसे ही ऐसे अनजाने में सीख लेना भाषा अर्जन कहा जाता है, ये राइट आंसर है। औपचारिक परिवेश की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको बिठा करके पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश भी आप सीखने जाते हो तो बोला जाता है आप बार जितने ज़्यादा लोगों से इंग्लिश बोलोगे सीख पाओगे, लेकिन क्लासरूम में जाओगे तो आपको नियम कानून ही पढ़ाए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, ऊपर मैंने ऐसे ही काट दिया है। भाषा के बारे में सीखना वो आपका भाषा अर्जन नहीं होता है। आंसर नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार इस चीज़ के लिए नहीं बोलता हूँ, बट फिर भी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेटेड कंटेंट मिले। आगे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है आपको, अगर मेरे से पढ़ा हुआ समझ में आता है तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जिस चीज़ की भी मैं तैयारी करूँ आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।